बजरी के शौक़ के अंदर आजकल जो लोग आ रहे हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है आगे। वो ये मसला होने वाला है कि जब वो हॉबी के स्टार्ट में कोई अच्छी म्यूटेशन का बर्ड लेते हैं और उस अच्छी म्यूटेशन के बर्ड के ऊपर ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं और शौक़ के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि उनको बेसिक बुनियादी चीज़ें नहीं पता होती। बुनियादी चीज़ों से क्या मुराद है? अच्छा चलें थोड़ा सा समझाने के लिए मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने किस तरह से हॉबी को ज्वाइन किया और मेरे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुए और फिर मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ म्यूटेशन तक या रेनबो तक, और आगे भी कोई और म्यूटेशन में जाता हूँ तो उसके पीछे जो मेरी नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे कैसे गेन हुआ। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग डायरेक्ट हॉबी में आ रहे हैं म्यूटेशन के अंदर, यानी कि रेनबो, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग में आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं और उनको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता उनको। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे ये पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है? देखो, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ ये कि जब मैं बजरी के अंदर आया, बर्जीज़ की हॉबी के अंदर आया, तो बर्जीज़ की हॉबी के अंदर जो मेरा पहला बर्ड था वो था हरा बजरी और उसके साथ नीला बजरी। ठीक है, ये बुनियाद है। अगर किसी ने बजरी पालना स्टार्ट किया है और वो बजरी की हॉबी में आया है और रॉ बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है, तो जो पालेगा वो पहला बर्ड वो होगा हरा बजरी और नीला बजरी। ठीक है, और जिन्होंने भी बजरी की हॉबी स्टार्ट की होगी, आई गेस कि वो इस हरे बजरी और नीले बजरी वाली स्टोरी से वाकिफ़ होंगे। अच्छा, जब मैंने हरा बजरी और नीला बजरी पाला तो पहली जो ब्रीड आई, पहले तो ब्रीड ही नहीं आ रही थी, सबसे बड़ा मसला। तो वो आपको जब आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हो ना, तो आपके पास मसले मसाइल आते हैं। तो पहला, जब तोते ने अंडे दिए और ब्रीड नहीं आई, तो वो भी एक तजुर्बा होता है कि क्यों नहीं ब्रीड आई, कि तोता इनफर्टाइल है, डंडी सही नहीं है, मटकी सही नहीं है, मादी सही नहीं है, मादी पट्टी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सीखने को मिलती हैं जब आप स्क्रैच से स्टार्ट लेते हो। अच्छा चलो, आप कहोगे कि तैमूर भाई पट्टी का होना या डंडी का सही ना होना वो तो हमारी लर्निंग शायद म्यूटेशन के अंदर भी हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बात ये है कि म्यूटेशन जिसके ऊपर आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अंदर अगर आपसे ये सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी कि मटकी पट्टी का होना या डंडी का ख़राब हो जाने से या इनफर्टाइल नल मिल जाने से, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ह्यूज है। हमने हरा बजरी और नीली बजरी मादी से जो स्टार्ट लिया उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से एक सस्ते बर्ड या सस्ता पेयर जो है, अगर वो गलती करता भी है या मिस्टेक करता भी है, वो हमारी लर्निंग है और उससे इन टर्म्स ऑफ मनी हमारा लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आप ये गलती डायरेक्ट म्यूटेशन में आके करते हो तो ज़ाहिर है आपका सीज़न चला जाएगा ना। अगर उसने एक क्लच रखा और सर्दी का मौसम में, वैसे भी आजकल आज कराची में तो सर्दी का मौसम ही नहीं आ रहा ना, अगर लेट सपोज उसने आपके 15-20 दिन में अंडे दिए और 15-20 दिन वो बैठी और उसमें फर्टाइल अंडे नहीं हुए, तो आपका तो महीना और सवा महीना चला गया ना। फिर आप दूसरी ब्रीड कराओगे, जब तक आपको समझ आएगा उसका मसला क्या है तब तक सीज़न गुजर चुका होगा, तो आपका तो लॉस हो गया। लेट सपोज आपने अगर 20,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई 20,000 का पेयर लिया हुआ है, तो उसमें तो लॉस हो गया। तो इसलिए चलो खैर, स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी कि भाई मैंने हरा बजरी नीला बजरी लिया, फर्टाइल नहीं हो रहे अंडे। फिर किसी ने कहा कि भाई आपकी डंडी सही नहीं है, डंडी सही करो। फिर किसी ने कहा भाई नर सही नहीं है, नर सही लो, ये इनफर्टाइल है। इन मसले मसाइल से गुजरने के बाद जब पता चला कि डंडी कैसे लगाते हैं, मटकी कैसे लगाते हैं, पट्टी मादी से ब्रीड कैसे लेते हैं, बड़ी मादी से ब्रीड कैसे लेते हैं, और फिर नर फर्टाइल ना हो तो फिर फर्टाइल नर करने के लिए क्या करना है, और फर्टाइल नहीं हो रहा तो फिर दूसरा नर चेंज करके दूसरा नर लगाना होता है फ़ौरन, ताकि टाइम बचे। तो ये सारे तजुर्बे जब हरा बजरी नीला बजरी से हमने सीखे, तो चलो सीख भी लिया। अब आप बोलोगे उसके बाद क्या हुआ? तो जब हरा बजरी नीला बजरी से हमने लगाया तो जो पहली ब्रीड आई उसमें सारे हरे बच्चे आए। तो अब जब हम बच्चे थे तो हमें देखो, हमने जेनेटिक्स तो पढ़ी हुई नहीं थी ना बजरी की जेनेटिक्स जिसने पढ़ी हुई है या तो वो चैम्पियन है बहुत बड़ा और वो डायरेक्ट म्यूटेशन में आ जाए, जिसकी थ्योरी स्ट्रांग हो। थ्योरी से क्या मुराद है? जिसको सारी जेनेटिक्स का पता हो, बर्जीज़ की सारी जेनेटिक्स का पता हो कि यार बजरी के अंदर क्या होता है, कौन सा बर्ड किस कलर से लगाएंगे तो क्या आएगा, सही है, कौन सी म्यूटेशन किस से लगाएंगे तो क्या आएगा, डोमिनेंट क्या होता है, पाइट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, सेक्स लिंक्स क्या होता है, ये सारी जिसको बुनियादें पता होंगी, फिर
इन बुनियादों के अंदर पता हो ना कि हरा बजरी डोमिनेंट है या नीला बजरी डोमिनेंट है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना जिसको पता होंगी या तो बहुत थ्योरी स्ट्रॉन्ग पढ़ के आए और रिसर्च करे और फिर म्यूटेशन में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट म्यूटेशन में आ रहे हो तो भाई आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे जो कि आप लोगों के नहीं होते, जिसकी वजह से ना अजीब व गरीब से सवालात आ रहे होते हैं, अजीब व गरीब सी बातें हो रही होती हैं और नुकसान भी हो रहा होता है। नुकसान यूँ हो रहा होता है कि जब आप महंगा बर्ड लेते हो तो आपको बेसिक जेनेटिक्स का नहीं पता, बेसिक चीज़ों का नहीं पता, बेसिक ब्रीडिंग टेक्निक्स का नहीं पता, बेसिक न्यूट्रिशंस का नहीं पता। तो जब आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होती तो आप इतने महंगे बर्ड को लेने के बाद नुकसान कर रहे हो, तो फिर जिनसे लिया उसको भी गाली दे रहे हो, तो फिर जो मतलब हॉबी में नया आने वाला है उसको भी डिमोटिवेट कर रहे होते हो और बता रहे होते हो कि भाई ये तो बेकार है और इन्वेस्टमेंट नहीं करो इसमें और फलाना और ढिमकाना। तो भाई बात ये है कि हमने तो आपको नहीं कहा था ना कि आप डायरेक्ट जो है इतना महंगा पेयर लो, हमने तो कहा ही नहीं है कि आप इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट करो। हम तो ऑलरेडी आपको ये समझा रहे हैं कि भाई ये शौक़ है, पहले आप अपने शौक़ को पूरा करो, छोटा मोटा बर्ड ले लो, उससे सीखो, लर्निंग करो, ब्रीडिंग कैसे कराते हैं एक्सपीरियंस लो, उसमें 10 तरह के बीमारियां आपको फेस करना पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आप देखो कैसे हैंडल करना है उनको। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओ और आप एक प्रो ब्रीडर बन जाओ, प्रो ब्रीडर से मतलब है कि एक एक्सपीरियंस ब्रीडर बन जाओ और सारे मसले मसाइल फेस करना जानते हो और ब्रीडिंग कराना जब आपको आ जाए तो फिर आप महंगी म्यूटेशन लेना शुरू कर दो। तब तक आपको गेम समझ आ जाएगा। फिर आप जब महंगी म्यूटेशन लोगे आपको जेनेटिक्स का पता होगा, आपको न्यूट्रिशंस का पता होगा, आपको केज की मैनेजमेंट का पता होगा, आपको बर्ड्स की मैनेजमेंट का पता होगा, आपको फॉस्टरिंग का पता होगा, आपको हर चीज़ के बारे में, दवा दारू, दाना पानी, सॉफ्ट फूड, ठीक है, 10 तरह की चीज़ें हैं, 10 तरह की चीज़ें जो आपको पता होंगी। उसके बाद जब आप म्यूटेशन में महंगा बर्ड डालोगे तो आप कामयाबी से ब्रीडिंग कराओगे और कामयाबी से ब्रीडिंग कराओगे तो पैसे भी कमाओगे और अपनी हॉबी को भी पूरा करोगे, शौक़ को भी पूरा करोगे। लेकिन आप डायरेक्ट आते हो, आप डायरेक्ट आने की वजह से लॉस करते हो अपना भी, दूसरे को भी गाली पड़ती है और फिर आने वाले को भी आप डीमोटिवेट करते हो कि यार ये तो बर्ड बेकार है, मुझे तो लॉस हो गया था इसमें। तो भाई लॉस इस वजह से हुआ ना कि आपने नर्सरी पढ़ी नहीं, KG1 पढ़ी नहीं, प्राइमरी पढ़ी नहीं, सेकेंडरी पढ़ी नहीं, डायरेक्ट आप जो है ना वो मास्टर्स और PhD करने चले गए। ऐसा हो नहीं सकता, ये दुनिया का असूल है भाई कि आपने स्कूलिंग करनी है, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर PhD करनी है। अब डायरेक्ट लोग PhD करने आ रहे हैं तो मुसीबत यहाँ पे आ गई है और जिसकी वजह से जो है ना एक अजीब सी कैफियत हो गई है इस हॉबी के अंदर। बहरहाल चलो आप डायरेक्ट PhD करने आ भी रहे हो तो फिर आप अपनी थीसिस, अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन उस तरह से पढ़ के आओ ना। या तो फिर आप जब चीज़ें ले रहे हो तो पहले उसको स्टडी तो कर लो। बर्डजीगर्स की बहुत सारी वेबसाइटें हैं, वर्ल्ड बर्डजीगर ऑर्गेनाइजेशन है WBO, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर म्यूटेशन लिखी हुई है, हमारी वीडियोज़ हैं, दूसरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, आप वो सब स्टडी करो जेनेटिक्स को। जब आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब आपकी फूड क्या देना है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, केज मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, बीमारियों का आपको पता चल जाए, सारी चीज़ें जब आप स्टडी कर लो चलो तो फिर तब आ रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन आप आते ब्लैंक हो, जब ब्लैंक आते हो तो फिर ख़ुद के लिए भी मुसीबत पालते हो, हमारे लिए भी मुसीबत पालते हो। तो ये मैं किसी को डांट नहीं रहा, लेकिन बताने का मकसद है कि यार हर चीज़ का एक स्टेप होता है। आप डायरेक्ट आओगे, स्टेप आपको पता नहीं होंगे, फिर आप चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप आओ सीखो, लेकिन सीखो तो फिर सीखने की लगन भी हो ना। आप लोग चाहते हो कि यार पका पकाया हमें हलवा मिल जाए, सारी चीज़ें हमें पता बता दी जाएँ और उसके बाद हम कामयाब हो जाएं। नहीं कामयाब होते तो इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पे। ऐसा नहीं होता भाई, आपको ठोकरें खा के ही इंसान सीखता है और ठोकरें बदामा नाल तेज़ होंदियाँ, ये तो आपने सुना ही होगा, एक मशहूर गाना भी है कि ठोकरा बदामा नाल तेज़ होंदी है, यानी कि बादाम से दिमाग तेज़ होता है तो ठोकरों से भी दिमाग तेज़ होता है, ठोकरों से इंसान सीखता है। तो हमने ठोकरें खाई हैं तो फिर जब अब जा कर के कुछ हमें समझ में आया है। अभी भी हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, अभी भी बहुत कुछ है सीखने को। तो बहरहाल जब बुनियादी बातें करने का मकसद ये था कि जब हरा बजरी नीला बजरी से लगाते हैं तो सारे बच्चे हरे आ गए थे। अब हमने कहा यार नीले बच्चे क्यों नहीं आ रहे, फिर जब उन्हीं बच्चों को नीले से लगाया तो सारे बच्चे नीले आ गए। तो फिर ये समझ में आई, ये तजुर्बे से समझ में आई बात कि यार हरा बजरी नीला बजरी लगाओ तो हरा आता है, फिर वो जो बच्चे आते हैं वो स्प्लिट ब्लू होते हैं, यानी कि वो बच्चे आगे चल करके ब्लू बच्चे निकाल रहे थे। तो ये बात समझ में आने के लिए हमने तजुर्बे किए हैं। फिर हमें पता चला कि यार
रिसेसिव पार्ट भी होता है और डोमिनेंट पार्ट भी होता है। जब डोमिनेंट लगाते थे तो सारे डोमिनेंट पार्ट आ जाते थे, और जब रिसेसिव लगाते थे तो सारे जो है वो बजरी आ जाते थे। लेकिन वो बजरी जब आगे चलते थे तो फिर रिसेसिव पार्ट दे रहे होते थे। तो फिर समझ में आया कि यार पार्ट का क्या गेम है। देखो बुनियादी जो तोते हैं ना, वो हरा बजरी, नीला बजरी, रेड आई जो पीला वाला या सफ़ेद वाला रेड आई होता है, पाइड। अच्छा पाइड में दो हैं, एक रिसेसिव पाइड, एक डोमिनेंट पाइड है, सही है। फिर एक फैलो है। अब हमें रेड आई का शौक हुआ, चलो पाइड की बात तो मैंने बता दी ना कि पाइड टू पाइड लगा रहे थे, पाइड आ रहे थे। पाइड को बजरी से लगाया तो भी पाइड भी आते थे और बजरी भी आते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। अब ये बात जो है ना, ये तजुर्बे से आई है। हमने बाद में थ्योरी पढ़ी कि यार अच्छा पाइड जो होता है वो भी डोमिनेंट होता है और जो सादा बजरी होता है वो भी डोमिनेंट होता है। जब इन दोनों को जब हम लगाते थे तो दोनों बच्चे आते थे, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं। इस वजह से बजरी का बच्चा भी आता था, पाइड का भी बच्चा आता था। अब ये सारी बातें तजुर्बे से हमें तो आ गई, और फिर हमने जब थ्योरियाँ पढ़ी बाद में तो हमने कहा अच्छा तो वो इसलिए हो रहा था। अब वो कहानियाँ समझ में आती हैं कि वो हो क्या रहा था। लेकिन बात यह कि हमने तो तजुर्बे से सीखा, फिर बाद में थ्योरी पढ़ी तो थ्योरी समझ में आ गई, क्योंकि तजुर्बा और थ्योरी मैच कर गई। फिर जब हम मार्केट गए, हमें रेड आई का शौक हुआ तो हम रेड आई लाते रहे। फिर एकदम से एक न्यू म्यूटेशन आई मार्केट के अंदर जिसका नाम था फैलो। अच्छा फैलो उस वक्त बड़ा महंगा होता था, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, छोटे से बच्चे थे। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो फैलो के पैसे जमा किए, एक दी जमा की, फैलो के पैसे से फैलो आया। अब फैलो रेड आई था, ठीक है। और रेड आई हमारे पास ऑलरेडी जो पीले वाले और सफ़ेद वाले रेड आई होते हैं जिसको अल्बाइनो लोटिनो कहते हैं बजरी के अंदर भी, तो अल्बाइनो लोटिनो वाले जो रेड आइज बजरी थे वो हमारे पास ऑलरेडी थे। हम फैलो ले आए। अब फैलो का नर था और रेड आई की सफ़ेद कलर की मादा। हमने कहा यार चलो दोनों रेड आई हैं, दोनों को लगा देते हैं। अब हमने फैलो लिया नर जो मार्केट से लाए, और रेड आई की मादा हमारे पास थी, बहुत टाइट मादा थी वो, आज भी मुझे याद है। कुछ मादा ऐसी होती हैं जो इंसान को याद रह जाती हैं, तो वन ऑफ द मादा थी वो। बहरहाल तो वो मादा ने बच्चे निकाले। अब वो फैलो का नर है लाल आँखों का, रेड आई की मादा है लाल आँखों की, बच्चा बजरी का आ रहा है ब्लैक आँख का, सादा बजरी, ना माँ पे जा रहा है ना बाप पे जा रहा है। अब आप बताओ। अब ये है वो तजुर्बा, ये है वो ठोकरें बादामा नाल तेज़ होंदियाँ वाली जो हमें वक्त के साथ समझ में आई कि भाई फैलो का ब्लड रेड आई से मैच ही नहीं करता है। फैलो अलग नस्ल है, रेड आई अलग नस्ल है, दोनों को जब मिलाया और बच्चा आया तो वो बजरी का आ रहा है। अब हम सर पकड़ के बैठ गए, भाई ये हो क्या रहा है। फिर हमने उस्तादों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये दोनों अलग अलग नस्लें हैं, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप इनको मिलाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो फिर ये समझ में आने लगी ना जब चीज़ें, तो फिर हमें समझ में आया कि लो भैया फैलो और रेड आइज अल्बाइनो ये दोनों अलग नस्ल है। रेड आँख होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहानी अलग है, ये अलग म्यूटेशन है, वो अलग म्यूटेशन है, जीन ही अलग है दोनों का। तो अब हमें तो ठोकर खा के पता चला, लेकिन बाद में थ्योरीज जब पढ़ी तो समझ में आया कि यार ये दोनों कहानी अलग है। बहरहाल आप लोग अब ज़ाहिर है आप हरे बजरी से शुरू नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है ना आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आपको पता हो। और अगर आप हरे बजरी नीले बजरी से भी शुरू करते हो तो कोई मुज़ायका नहीं है इसमें, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको पहले छोटी चीज़ पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर आप बड़ी चीज़ों के ऊपर आओ ताकि आपको सारी मालूमात हों। और मल्टीपल किस्म की बीमारियां आती हैं, रानी खेत आती है, हरे मोशन लग जाते हैं, परिंदा टाएँ करके मरता है और धड़ाधड़ गिरता है। आपको अगर वो पता चल जाए कि रानी खेत आ गए उस वक्त कैसे संभालना है सेटअप को, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसके बाद फ्रेंच मोल्ड आ गया था हमारे पूरे सेटअप में। फ्रेंच मोल्ड एक अलग बीमारी है। फिर जुएँ हो जाती हैं, जुओं को कैसे डील करना है, जुएँ के लिए क्या करना होता है। बच्चों के अंदर माइट्स हो जाती हैं, बच्चों की मटकियों में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ब्रीडिंग कराना आसान नहीं है, ये इसीलिए तो कहते हैं कि भाई बर्जीज़ ब्रीडिंग जो कराता है वो आर्टिस्ट होता है, उसको आर्टिस्ट कहा जाता है। आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं कहते कि बोल दिया बस कि आर्टिस्ट है। भाई आर्टिस्ट इसलिए क्योंकि ये एक आर्ट है, ये हर आम बंदा नहीं कर सकता। इसको करने के लिए ख़ास एक आपको स्किल चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, एक हुनर चाहिए जो कि एक आर्टिस्ट बंदे में होता है। आप किसी भी बंदे को मुंह उठा के बोल दो बजरी की या किसी भी बर्ड की ब्रीड करा ले तो वो मुंह उठा के नहीं करा सकता, ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर
चलो आप ब्रीड करा भी लोगे, लेकिन जो बच्चे का रिजल्ट आएगा वो अच्छी क्वालिटी का बच्चा लाना, ये एक आर्ट है, उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको पता ही नहीं होगा, आप हरे बजरी से नीला बजरी लगाओगे, सारे हरे जाएंगे। आप बोलोगे यार मुझे तो नीले चाहिए थे, तो इसका मतलब है आप आर्टिस्ट नहीं हो ना। आपको नीला बजरी चाहिए था तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए थी कि नीला बजरी आएगा कैसे। अब मैं फैलो को रेड आई मादी से लगा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि बच्चा क्या आएगा। अब मैं लगा रहा हूँ, टाइम भी ज़ाया कर रहा हूँ, अपना वक्त भी ज़ाया हुआ, पैसे भी ज़ाया हुए। तो जो आर्टिस्ट होता है उसको नॉलेज होती है, तभी तो कहते हैं भाई आर्टिस्ट। चलो बहरहाल, ये सारी बातें, अपना तजुर्बा शेयर करने का मकसद आप लोगों से सिर्फ ये होता है भाई कि आप लोग या 2 काम करो। कंक्लूजन ये है सारी वीडियो का कि आप 2 काम करो, या तो आप बेसिक्स से शुरू करो और ये सारी जो मालूमात मैंने दी हैं इसके मुताबिक आप अपने पास कुछ पेयर रखो, ठीक है। भले आप, चलो आप कह रहे हो सादा बजरी रखेंगे तैमूर भाई इतना तो दाना लग जाएगा, उससे कमाएंगे या, चलो ठीक है, नहीं कमा रहे आप, नहीं कमा रहे, लेकिन तजुर्बा आ रहा है, चलो फिर भी चलो। मैं कहता हूँ कमाना भी चाह रहा हूँ ना, तो आप होगोरोमो डाल लो इसमें, होगोरोमो डाल के बेसिक्स आप इससे सीख लो, उसमें आप कमा भी लोगे होगोरोमो से। अब होगोरोमो अपने आप में एक साइंस है, वो आपको एक अच्छी लर्निंग भी हो जाएगी कि अच्छी पेटल क्वालिटी, क्रस्ट क्या होता है और मल्टीपल चीज़ें, साइज़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप लर्निंग कर सकते हो, साथ में आपकी बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है या फिर आप इसकी जेनेटिक्स को, इनकी बीमारियों को, इनके मैनेजमेंट को आप पहले इंटरनेट से, आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है यार, हमारे दौर में बचपन में तो होता ही नहीं था, तो मतलब होता था लेकिन इस लेवल की उसकी यूजेज नहीं था। तो आजकल तो आपको नॉलेज मिल जाती है। तो आप, दूसरा ऑप्शन यही है भाई कि या तो आप पूरी जेनेटिक्स की को सही से स्टडी करो, समझो, उसकी बजरी की मालूमात लो, केज मैनेजमेंट से लेके फूड मैनेजमेंट तक और बीमारियों तक और उसकी जेनेटिक्स तक, ये सारा घोल के जिस दिन आप पी के आओगे और अपने पास बर्ड्स लगाओगे तो फिर आएगा मज़ा। चलें गाइस, आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।